नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। इस साल 26 जनवरी 2025 को जब हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, मुझे तभी से ये रोज ख्याल आता था कि क्यों ना अपने संविधान के इन 75 सालों के सफर पर एक डॉक्यूमेंट्री, एक सीरीज, एक वीडियो प्रोग्राम बनाया जाए जो हमारे देश में उन सभी लोगों के लिए एक जानकारी मुहैया कराने का माध्यम, एक साधन बने जो हमारे देश के संविधान में रुचि रखते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा संविधान जब बना तब हमारे देश में क्या हालात थे, किस तरीके की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थीं और कैसे हमने धीरे धीरे उन तमाम दिक्कतों, दुश्वारियों, चुनौतियों, समस्याओं को धीरे धीरे दूर करते हुए आज हम 75 सालों में उस मकाम तक पहुंचे हैं जहां आज हम। दरअसल हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से जो लोग सन 2000 या उसके आसपास या उसके बाद पैदा हुए और 2000 में या उसके बाद जो पैदा हुए हैं आज 2025 में, जिनकी उम्र 25 साल के आसपास या 25 साल के अंदर हो रही है, वो नहीं जानते हैं कि 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय देश की क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे। हम जैसे लोग जो 1970 के दशक में पैदा हुए और जब हमारा संविधान लागू हुए 1950 से 70 के दरमियान की उम्र में हम 20-25 साल के थे, तो लगभग हमारे संविधान को लागू हुए 2 दशक या उससे थोड़ा ज्यादा का वक्त बीत चुका। हम अपने युवावस्था की दहलीज पर खड़े थे। हम उन घटनाओं को देख रहे थे जो हमारे आसपास हो रही थी। और आज का जो युवा वर्ग है, जो आज अपने युवा पीढ़ी के 2 दशक के आसपास की उम्र में उस दहलीज पर पहुंच चुका है जहां हम 1970 के दशक के बाद से शुरू हुए थे, तो अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने अनुभव और अपनी उन चीजों को, विरासत की, साझा विरासत की चीजों को साझा करें जो हमने देखा, सोचा, समझा और जाना। तो दरअसल 75 ईयर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के 75 वर्ष, ये सिर्फ एक संविधान का लेखा जोखा नहीं है, हमारी जिंदगी का लेखा जोखा है, हमारे देश का लेखा जोखा है, हमारे आपके साथ बिताए गए उन ऐतिहासिक पलों का लेखा जोखा है, हमारे देश के इतिहास, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की झांकी है जो हमारे देश ने इन 7 दशकों में पूरी की है। ये हमारी आपकी जिंदगी की कहानी है। ये कहानी है उस देश की जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद 1947 में आजाद हुआ। और जब 1947 में आजाद हुआ तो हमें 2 टुकड़ों में बंटना पड़ा। हमारे विभाजन को हमारी तकदीर ने एक ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द आज भी रिस रिस कर उभरता है, चुभता है। हम 2 टुकड़ों में तकसीम हो गए, भारत और पाकिस्तान। और अभी तक 14 अगस्त 1947 तक हम जो एक मुल्क थे जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही भौगोलिक विरासत का हिस्सा थे, एक ही ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। लेकिन वो खुरेजी का मंजर था। हम और आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा, जिन्होंने उस दौर की दिक्कतें, दुश्वारियां नहीं देखी। हमने नहीं देखा उस दौर का जो वहशी पागलपन था, जो खतरनाक तरीके से कत्ल गारत, खून खराबा, हिंसा, आगजनी, पूरे देश में जिस तरीके का माहौल था, सांप्रदायिक दंगे और तनाव के हालात थे। हजारों, लाखों की संख्या में भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से लोग भारत आ जा रहे थे। शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी जिससे हमारा देश एक बहुत ही बड़ी विपदा से, एक बड़ी ही त्रासदी से गुजर रहा था। मानव सभ्यता के इतिहास में आज तक इतना बड़ा पलायन, इतनी बड़ी त्रासदी और इस तरीके का बंटवारा शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ जो भारत और पाकिस्तान में देखने को। और
अंग्रेजों की लंबे समय की गुलामी में रहने के कारण जो देश में गरीबी थी, जो अशिक्षा थी, जिस तरीके का सामाजिक आर्थिक भेदभाव था, जिस तरीके की जो देश की आर्थिक और औद्योगिक ताने बाना को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, जिस तरीके के हालात थे, ऐसे में हमारे देश की आजादी के आंदोलन में तपे तपाए जो लोग थे, हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, जो हमारे राजनेता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, और उस दौर के जो लोग थे जिन्होंने आजादी की कुर्बानी दी थी, जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें दी थी। और ऐसे एक तो नहीं, हजारों लाखों नायक जो आज गुमनाम हैं, और ऐसे बहुत से लोग जिनके बारे में हम जानते हैं, उनका जो योगदान था उसे देश कभी भुला नहीं सकता। ये उस आजादी के आंदोलन में तपे तपाए लोग थे जिन्होंने आजादी के बाद, जब देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया और हमारे देश को वहां तक पहुंचाया जहां आज है। बहुत जरूरत है इस बात की कि हम उस दौर की कहानी को समझें और जानें, अपने इतिहास, अपनी तारीख को देखें और माजी में पलट कर देखें कि कैसे हमारे देश ने संविधान बनाया, किन हालात, किन परिस्थितियों में बनाया, और कैसे हमारे देश का संविधान आज 7 दशकों से अधिक बाद भी निरंतर चलता चला आ रहा है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं। हमारे देश के साथ ही आसपास कमोबेश कुछ पहले, कुछ आगे, कुछ पीछे जो देश आजाद हुए या जो हमसे अलग हुए, वहां के हालात देखिए। आप अगर अपने आसपास, अपने पड़ोसी मुल्कों में नजर दौड़ाएंगे, वो चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब जगह पर कहीं न कहीं तख्ता पलट हुआ, फौजी हुकूमतें आई, जमहूरियत बर्खास्त हुई, लोकतंत्र हटाया गया और फिर एक तानाशाही निजाम कायम हुआ। एक तरीके से वहां के संविधान को रोका गया, पलटा गया, बदला गया, फिर से नई हुकूमत आई, फिर से लोकतंत्र बहाल हुआ, फिर से तानाशाही आई, फिर से फौजी हुकूमतों की तख्ता पलट का मौका देखने को मिला, और इस तरीके से कई बार वहां पर निजाम बदले, व्यवस्था बदली, और लोकतंत्र की जगह तानाशाही, तानाशाही की जगह सैन्यशाही, ये सब होता रहा। लेकिन भारत उस पूरे इलाके का, भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पर लोकतंत्र का सितारा न सिर्फ दिनों दिन लगातार बढ़ता चला गया और इसका उजाला चारों तरफ फैलता चला गया, तमाम उतार चढ़ाव हमारे भी देश में आए, तमाम अच्छे बुरे दौर से हम भी गुजरे, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बदस्तूर कायम रहीं, हमारे यहाँ संविधान कायम रहा, हमारे यहाँ लोकतंत्र, जमहूरियत न सिर्फ पनपा बल्कि तेजी से बहुत गहरे तक जड़ों में फैलता चला गया। और आज भी हमें अपने लोकतंत्र पर, हमें अपने संविधान पर गर्व है। हम फख्र से सर उठाकर, सीना तान कर कह सकते हैं कि हमारा संविधान दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम, बेहतरीन संविधानों में से एक है। और हमारे संविधान ने हमारे देश को जो दशा दिशा दिखाई, जिस तरीके से इस देश के पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और इस देश के सीमांत वर्गों को आवाज दी, उनको प्रतिनिधित्व दिया, उनको आगे बढ़ाने में मदद की, जो आज हम देख पा रहे हैं कि हमारा देश आज कहां से कहां पहुंच रहा है और आगे कितनी दूर तक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार है। तो दरअसल आज से हम शुरू करेंगे अपने संविधान के 7 दशकों से अधिक के सफर में, जो कुछ हमारे देश में हुआ। 26 जनवरी 1950 ये वो ऐतिहासिक स्वर्णिम तिथि है जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार देश के लिए पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। ये संकल्प लिया गया कि हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य हासिल करके रहेंगे, और लाहौर के इस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज्य के संकल्प के साथ 1930 में जब कांग्रेस का सत्र समाप्त हुआ, तब
हमारा संविधान जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में 1946 में एक संविधान सभा के द्वारा बनाना शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 मित्य मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मित्य मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हमारे शक संवत के पंचांग की वह तिथि है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 कहते हैं, जिस दिन हमारी संविधान सभा ने हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की तपस्या और परिश्रम के बाद स्वीकार किया, अधिनियमित किया। लेकिन हमने फैसला किया कि हम 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बावजूद हमने 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 की डेट चुनी, क्योंकि 1930 का लाहौर का अधिवेशन हमें याद दिलाता था कि हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करनी है, और अब वो तारीख आ चुकी थी जब हम पूर्ण स्वराज प्राप्त कर रहे थे। और इसलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू नहीं कर दिया गया, बल्कि कुछ इंतजार किया गया, प्रतीक्षा की गई, रोक कर हमने अपने संविधान को कुछ दिनों तक रखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ तो देश में जैसा आज आप राजनीतिक एकीकरण देखते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, भारत जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में बंधा हुआ है, जो एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। जिस तरीके से आज हमारे देश में जो संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, राज्य हैं, और पूरा भारत एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के साथ, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, राष्ट्रीय एकीकरण के साथ मजबूती से बंधा हुआ है। दरअसल जब संविधान लागू हो रहा था तो भारत का राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्रफल, नक्शा, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल डायमेंशंस बिल्कुल अलग थे। हमारा देश दरअसल 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली इंडिया और ट्राइबल इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया ये वो हिस्सा था भारत का जो सीधे तौर पर अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था, जहां पर ब्रिटिश द्वारा नियुक्त वाइसरॉय शासन प्रशासन किया करता था। और ये वाइसरॉय जो था, ये ब्रिटेन की सरकार के प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में भारत सचिव नाम के एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के मंत्री को रिपोर्ट करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहा जाता था। ये भारत सचिव दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता था, जो कि भारत संबंधित मामलों की देखभाल करता था। जब 1857 की महान क्रांति के बाद, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय क्षेत्रों का शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, तो फिर ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है। और इस तरीके से पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में एक फ्रेज, एक लाइन, एक पंक्ति लिखी गई, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग भारत में आधिकारिक कानूनी तौर से शुरू। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत नहीं थी, ये गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान नहीं थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। और फिर 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1911, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लगातार ब्रिटेन की संसद ने जो भी कानून बनाए, जो भी
अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों पर दस्तखत किए। देश में जो हमारी सरकार काम कर रही थी वो सब जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से काम कर रही थी, और इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो भारत सरकार के लिए आज शब्द प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग की शुरुआत 1858 से। और इसलिए जब 1947 में देश आजाद हुआ और जिस दौरान हमारे देश में आजादी के बाद संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ, दरअसल वो परिस्थितियां और वो हालात भी थोड़े अलग थे। बात ये थी कि 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और 1939 से 45 के बीच में इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे देश में जो आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर इस बात का दबाव बनाया कि हमें अपना संविधान और अपना स्वशासन चाहिए। 1922 में 1922 में ही महात्मा गांधी ने सेल्फ रूल, स्वशासन की बात उठानी शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कि अब अंग्रेज भारतीयों को भारत का शासन सौंप दें, और उसके बाद लगातार इस बात की मांग उठती रही कि वक्त आ गया है कि अंग्रेजों को स्वशासन का अधिकार भारतीयों को सौंप देना चाहिए और भारतीयों के पास अपना एक संविधान होना चाहिए। और इस तरीके से 1934 में एक बड़े रेडिकल कम्युनिस्ट स्कॉलर और रिवोल्यूशनरी हुए, प्रखर साम्यवादी विचारक और क्रांतिकारी, जिनको कहते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। इन्होंने भारत के लिए एक अलग संविधान की मांग को जोर शोर से उठाया। उसके बाद 1935 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विचार प्रस्तुत किया कि हमें जो संविधान चाहिए, ये संविधान दरअसल भारत के लोगों के द्वारा एक चुनी हुई संस्था के द्वारा बनाया जाए। ये जो संविधान होगा, ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि भारत में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं भारत के, वो सभी जो वयस्कता की आयु, एडल्टहुड की एज को पूरा कर सकते हैं, वो मिल करके अपने एक संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे और ये चुनी हुई संस्था हमारे देश का संविधान बनाएगी। इसके पहले 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आ चुकी थी। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में हमारे देश के संविधान का क्या प्रारूप होगा, क्या प्रावधान होंगे, उसका एक प्रारंभिक ढांचा, एक प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर पेश किया जा चुका था। लेकिन अंग्रेजों ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं, और इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ 1939 से 1945 के बीच, तो उस दौर में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाने का ये बेहतर मौका देखा और समझा, और अंग्रेजों से कहा कि अब हमें आप अपनी संविधान के साथ साथ आजादी की भी घोषणा कर दीजिए। अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से उलझी हुई थी, और वो एक साथ दो मोर्चों पर, यानी भारत में आजादी का जो आंदोलन चल रहा था उसको दबाने के लिए या उस पर अपना नियंत्रण करने के लिए, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलग अलग जगहों पर ब्रिटेन की फोर्सेस और ब्रिटेन की गवर्नमेंट फंसी हुई थी, ऐसे में ब्रिटेन की सरकार को ये आश्वासन देना पड़ा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो वो इस बात की घोषणा करते हैं कि भारत के लोगों को उनका संविधान और आजादी के देने पर विचार किया। और तब 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इस अगस्त प्रपोजल में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ये स्वीकार किया, ये माना कि हम भारत के लोगों के लिए अलग से एक संविधान देंगे। और उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यहाँ पर आकर के उस समय के दौर के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की और बातचीत की, और फिर 1946 में फिर कैबिनेट मिशन भारत आया।
कैबिनेट मिशन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स दोबारा इस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन के रूप में आए और साथ में पैट्रिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के प्लान में शामिल थे। इस 3 मेंबर कैबिनेट मिशन प्लान में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर ने मिलकर के जो योजना बनाई उसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह तय किया गया कि भारत में एक संविधान सभा बनाई जाए। ये संविधान सभा जो होगी ये एक पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होगी, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित संस्था। दरअसल इस आंशिक रूप से निर्वाचित और नामित संस्था में जो मेंबर्स आएंगे वो 3 जगहों से लिए जाएंगे। टोटल मेंबर्स हमारी संविधान सभा में 389 रखी गई। ये जो 389 मेंबर्स होंगे ये दरअसल भारत के जो प्रोविंसेस थे उन प्रोविंसेस में जो उस समय की जनसंख्या थी, जनसंख्या में प्रति 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का फैसला हुआ। और ये तय किया गया कि जो उस दौर के उस समय के ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहां पर जहां प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बन चुकी थी, PLAs, प्रांतीय विधानसभाएं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हमारे संविधान सभा के सदस्य चुने जाएं और बाकी जो होंगे वो उस दौर के जो देशी राज्य रजवाड़े और रियासतें थी, प्रिंसिपल स्टेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस CCP, मुख्य आयुक्त प्रांत से लिए जाएंगे। और इस तरीके से हमारी संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स होंगे। और इसके बाद हमारे संविधान सभा के चुनाव कराए गए और आखिरकार हमारी संविधान सभा बनकर पूरी हुई और 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक केंद्रीय विधायिका के पुस्तकालय कक्ष में हुई। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का लाइब्रेरी रूम था वहां पर 9 दिसंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक हुई। 1946 से 1949 हमारा संविधान बनाने का काम होता रहा। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो बातें रखी गई उसी को हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान के प्रस्तावना या प्रियम्बल के रूप में स्वीकार किया। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 जब हमारे देश की संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो दरअसल लाइब्रेरी रूम में हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो हिस्सा था, जो हमारे आज का पुराना संसद भवन है उसका हिस्सा है। और वहां पर हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो पहली बार मिले और उसमें जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको उस सभा की अध्यक्षता के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई। क्योंकि जैसा कि फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार जब किसी भी औपचारिक सभा का आयोजन होता है तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य होते हैं, उनको अपने आप स्वतः ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। और इसलिए आचार्य JB कृपलानी ने दरअसल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा और 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने पहले अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा की सदारत सभापतित्व किया। उसके बाद एक दिन का अवकाश और फिर 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की दूसरी बैठक और इस दूसरी बैठक में विधिवत औपचारिक रूप से हमारे संविधान सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। He was finally and legally, formally elected as the president of our Constituent Assembly और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में
श्री H.C. मुखर्जी, हिरेन कुमार मुखर्जी को चुना गया और साथ ही सर बी एन राव को हमारी संविधान सभा का सचिव और विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी एन राव became the secretary and legal advisor to the constitution। और इस तरीके से हमारी संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया और 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम, पुरुषार्थ, तपस्या, विचार विमर्श करने के बाद, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत और स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू। जब संविधान लागू हुआ तो हमारा देश राजनीतिक और भौगोलिक रूप से 3 बड़े हिस्सों, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था। ब्रिटिश इंडिया में वो हिस्से थे जो सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन प्रशासन के अधीन थे। वायसरॉय इस हिस्से का शासन प्रशासन करते थे, जिनकी सहायता के लिए आईसीएस अधिकारी और अन्य सारे सैन्य और सिविल सेवा के अधिकारी थे। ब्रिटिश इंडिया को 4 हिस्सों में अंग्रेजों ने शासन प्रशासन की सुविधा के लिए बांटा हुआ था। ए कैटेगरी स्टेट, बी कैटेगरी स्टेट, सी कैटेगरी स्टेट एंड डी कैटेगरी स्टेट। इन्हें अ श्रेणी के राज्य, ब श्रेणी के राज्य, स और द श्रेणी के राज्य। ए कैटेगरी के स्टेट्स वो थे जहां पर ब्रिटिशर्स ने पहले से ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना दी थी, प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना की जा चुकी थी। बी कैटेगरी के स्टेट्स वो थे जहां पर उस राज्य रियासत का राज प्रमुख प्रिंसली हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था, जैसे कि जम्मू कश्मीर के महाराजा, जैसे कि पंजाब और ईस्ट पटियाला के महाराजा, जैसे कि मैसूर के महाराजा। इस तरीके से ये जो राज्य थे, यहां पर राज प्रमुख का शासन था। हैदराबाद के निजाम, ये सब बी कैटेगरी के स्टेट में। सी कैटेगरी में दरअसल चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करते। ये जो सी कैटेगरी के स्टेट थे, इसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, कूच बिहार, ये इलाके आते थे। और डी कैटेगरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मिलकर आता। तो इस तरीके से पहली कैटेगरी थी जो ब्रिटिश इंडिया थी, और ब्रिटिश इंडिया में भी ए, बी, सी और डी कितने सारे विभाजन थे। इसके अलावा हमारे देश में दूसरा बड़ा इलाका प्रिंसली इंडिया कहलाता था, देशी राज्य रजवाड़ों और रियासतों का इलाका। ये जो प्रिंसली इंडिया था, इसमें लगभग 600 राज्य रजवाड़े और रियासतें थे, जिनमें 542 ये भारत के क्षेत्र में और 58 बंटवारे के बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे। और तीसरा ट्राइबल इंडिया या जनजातीय भारत था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली इंडिया और ट्राइबल इंडिया। ट्राइबल इंडिया में हमारे देश के वो इलाके थे जहां पर सुदूर पहाड़ों और जंगलों में, घने वनों और झुरमुटों के बीच हमारी जनजातियां, हमारे आदिवासी निवास करते। हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, हमारा आज का जो झारखंड है, बस्तर है, उड़ीसा के इलाके हैं, ऐसे तमाम हिस्से थे देश के अलग अलग जगहों पर जहां पर ट्राइबल चीफ्टेंस, जनजातीय लोगों का अपने तौर तरीकों से शासन प्रशासन, उनके अपने ट्राइबल चीफ होते थे, ट्राइबल हेड्स होते, उनके अपने ट्राइबल कन्वेंशंस होते, अपने जनजातीय परंपराएं होती। और इस तरीके से भारत 3 बड़े राजनीतिक और भौगोलिक हिस्सों में बटा हुआ। ऐसे में इतने बटे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोना, ऐसे में भारत को राजनीतिक रूप से एक इकाई में बांध देना, ये कोई मामूली काम नहीं था। ये बहुत बड़ी चुनौती, एक बड़ी हिमालयी समस्या।
So it was a great Herculean and Himalayan task to unify and integrate India into one political nation. कमाल की बात तो यह है, सरदार पटेल जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद केवल 3 साल वो जीवित रहे और 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु। लेकिन इन 3 सालों में 1947 से 1950, केवल इन 3 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो देश और दुनिया के किसी भी जगह पर इतिहास में देखने को नहीं मिला। उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने जो देशी राजे रजवाड़े और रियासतें थी उन सबको मिलाकर केवल 3 साल के समय भारत में उनको मिलाकर एक कर दिया। और उसके लिए सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, अपने बुद्धि, कौशल, व्यवहार और चातुर्य सभी का प्रयोग किया। मैं जर्मनी के एकीकरण और जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जिस तरीके से बिस्मार्क को याद किया जाता है, मैं कहना चाहूंगा बिस्मार्क वॉज द सरदार पटेल ऑफ जर्मनी, नॉट दैट सरदार पटेल इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। हमें इस कहावत को बदलना होगा। हम लोग सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन कहना तो यह चाहिए कि जर्मनी के सरदार पटेल 3 साल में उन्होंने देश के सारी रियासतों को, 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिला दिया, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुए और शायद थोड़ा समय उनको मिल गया होता तो जो 3 जगहों की समस्याएं थोड़ी सी रह गई थी। एक जूनागढ़, जहां का निजाम, जहां का नवाब, जहां का शासक पाकिस्तान में विलय करना चाह रहा था, लेकिन वहां पर जनता ने अपना पक्ष भारत के समर्थन में व्यक्त किया और एक विशाल जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ की रियासत को भारत में मिला लिया गया। वहां के नवाब ने भागकर कराची में शरण ले ली और बाद के दिनों में वहीं कराची में ही रहते हुए पाकिस्तान में उनका परिवार बस गया और वहां पर नवाब जूनागढ़ की मौत हो गई। दूसरा, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम भारत और पाकिस्तान से अलग खुद का एक स्वतंत्र, खुद मुख्तार देश बनाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हैदराबाद की लोकेशन थी वो एक तरीके से भारत के दक्षिण हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच थी और एक बात और भी थी कि उस समय हैदराबाद का निजाम दुनिया के सबसे अमीर, वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और हैदराबाद के निजाम ने फिर आखिरकार पाकिस्तान जाने का फैसला इस पक्ष में किया, लेकिन फिर हमारे सरदार पटेल के आदेश पर, जो उस समय देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री तथा आंतरिक मामलों के मंत्री, रियासतों का देखभाल भी करने वाले मंत्री थे, उन्होंने फौज को कार्रवाई का आदेश दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। निजाम की जो सेना थी और जो रजाकार थे, उन्होंने भारतीय फौज के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, करने को मजबूर हुए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको ज्यादा विवाद न हो, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के कोई हंगामा न हो, तो उन्होंने इसको मिलिट्री
एक्शन की जगह पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई का नाम दिया। लेकिन बावजूद इसके कि हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करना पड़ा, सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम के मान सम्मान और उनके इकबाल और उनके प्रेस्टीज पर आंच तक नहीं आने दी। उनको वही रुतबा, वही सम्मान, वही सब कुछ दिया जो बतौर निजाम उनको अपने शासनकाल में मिल रहा था। और सम्मान सहित हैदराबाद के निजाम का शासन भी भारत में आया। जम्मू कश्मीर हमारे संवैधानिक विवादों की विरासत में एक ऐसा जख्म है, एक ऐसी तारीख की आधी अधूरी कहानी है जिसके घाव, जिसके खून अभी भी रह रह कर रिश्ते हैं और दर्द। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले को छोड़ दे तो बाकी लगभग देश की सारी रियासतों को सरदार पटेल ने अपने पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्टमैनशिप, अपने बुद्धि कौशल, अपने चातुर्य से मिला। दरअसल भारत के संविधान के लागू होने के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये कि भारत का जो ब्रिटिश इंडिया है, जो प्रिंसली इंडिया है, जो ट्राइबल इंडिया है, इसको कैसे एक किया जाए। जब इन सब की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी तो हमारे देश में जो आज के हमारे दक्षिण भारत के हिस्से हैं, हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां पर एक अलग से आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं भाषाई प्रांत आंदोलन, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल मूवमेंट। यानी कि हमारे देश के इन हिस्सों में इस आंदोलन के लोगों का ये मांग थी, ये कहना था कि जब आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों के बनाने का काम शुरू हो गया है, तो दरअसल हमारी मातृभाषा के आधार पर हमारा नया राज्य बनाया जाए। यानी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों का तेलुगु भाषी राज्य, कन्नड़ बोलने वालों का कन्नड़ भाषी राज्य, तमिल बोलने वालों का तमिल भाषी राज्य, मलयाली बोलने वालों का मलयाली भाषी राज्य। और इस तरीके से एक जबरदस्त भाषाई प्रांत आंदोलन, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल मूवमेंट शुरू हो चुका था। अभी अभी 1947 में, कुछ साल पहले, हम मजहब और धर्म के नाम पर बच चुके थे। अभी अभी हमारे जिस्म पर सांप्रदायिकता के घाव ज्यों के त्यों ताजा हरे बने हुए थे। और अब हमारे देश के सामने दोबारा एक नए बंटवारे का खतरा पैदा हो गया था। अब की मजहब या धर्म के नाम पर नहीं, भाषा के। वो कहते हैं ना कि हैशाने को खमदार गेसू से मतलब, हैशाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब न हिंदू से मतलब, मुसलमान से मतलब न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। ख्याल अच्छा होना चाहिए, भाषा जुबान तो कुछ भी हो सकती है। और इस तरीके से उस भाषाई प्रांत आंदोलन ने भारत में संविधान लागू होने के समय से ही एक नई विवाद, एक नई चुनौती, एक नई समस्या पैदा की। अब भारत जो अभी अभी आजाद हुआ था, अभी अभी स्वतंत्र होकर एक शैशवावस्था में, एक शिशु की अवस्था में, जिस भारत नामक स्वतंत्र देश ने अभी अपने घुटनों पर चलना शुरू ही किया था, जो अभी ठीक ढंग से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था, वो भारत जो अभी अभी कत्ल-गारत, हिंसा, आगजनी, बंटवारे के दर्द और सितम से गुजर रहा था, वही भारत जो अभी अभी भारत और पाकिस्तान में बंटने के बाद हजारों लाखों की शरणार्थियों की संख्या और सांप्रदायिक दंगे, तनाव, हिंसा से गुजर रहा था, जहां पर अमनो अमान कायम करना, शांति व्यवस्था को बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी समस्या।
दूसरा, जो भारत में आए हुए हजारों हजारों लाखों शरणार्थी थे, उनके राहत बचाव और पुनर्वास का एक बहुत बड़ा काम था। तीसरा, जो अंग्रेजों के एक लंबी गुलामी में रहने के कारण भारत में जो सामाजिक आर्थिक विषमता, विपन्नता, गरीबी, निरक्षरता थी, जिस तरीके से हमारे देश का आर्थिक और औद्योगिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका था, ऐसे में भाषाई प्रांत आंदोलन ने भारत के जिस्म पर एक और नया जख्म दे दिया। समझ में नहीं आ रहा था उस दौर में, उस वक्त में, कि हम पहले कहां, कैसे, किस तरीके से अपनी समस्याओं को देखें, विचार करें, दूर करें, क्या करें, क्या ना करें। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है, एक दो जख्म नहीं जिस्म पूरा है छलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म पूरा है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से उठे, दर्द बेचारा परेशान है किधर से उठे। लेकिन फिर वो है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है तबाह हो जाना। चारों तरफ जो हमारे देश में लगातार आजादी के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सख्त घाव, चुनौतियां, दिक्कतें, दुश्वारियां, समस्याएं आ रही थी, हमारे उस समय के जो देश का नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो आजादी के आंदोलन के तपे तपाए आग से निकले थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान किया था, जो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो उस समय के लोगों का हमारे देश में नेतृत्व करने का उस समय अवसर मिला, उन्होंने एक एक करके इन समस्याओं को न सिर्फ दूर किया, बल्कि अपने उस समय के इन समस्याओं के मद्देनजर बहुत ही सीमित संसाधनों में जिस तरीके से काम किया, वो काबिल तारीफ है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए हम अपने उन नेताओं को शत शत नमन करते, प्रणाम करते, स्मरण करते हैं कि उनके नेतृत्व के कारण हम उन समस्याओं से पार पा सके। और तब जब भाषाई प्रांत आंदोलन शुरू हुआ तो क्या किया जाए, इसके लिए आजादी के ठीक बाद जून 1948 में, जून 1948 में एक कमीशन बनाया गया जिसको कहते हैं एस.के. धर कमीशन, एस.के. धर आयोग। यह धर आयोग लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन या भाषाई प्रांत आयोग भी कहलाता है। इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सुझाव दे कि अब आजाद भारत में जब नए राज्यों का निर्माण हो रहा है तो किस आधार पर हो, क्या भाषा के आधार पर, क्या प्रशासन के आधार पर, क्या अर्थव्यवस्था के आधार पर, या किस आधार पर। और दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बहुत साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि भारत में नए राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि हमें नए राज्यों का निर्माण प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। सो धर कमीशन कैटेगोरिकली डिनाइड formation of new states on the basis of language. Rather, it suggested that new states should be formed on the basis of administrative and economic convenience. अब धर कमीशन की जब ये रिपोर्ट आई तो सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि अभी देश में पहली बार आजादी के बाद 1952 में विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी अभी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो चुका है और हमें अपने देश का राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का काम करना है, हमें अपने देश में नए राज्य बनाने हैं, विधानसभाएं बनानी है, संसद के चुनाव कराने हैं और 1952 से पहले वो काम होना है। अगर ये काम समय पर न हुआ तो फिर जो भाषाई प्रांत आंदोलन की मांगे हैं, अगर उनके सामने सरकार ने समर्पण कर दिया तो फिर
धार आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू करेंगे? और अगर भाषाई प्रांत आंदोलन जो भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं उनकी बात को मान ले तो सवाल उठेगा कि फिर धार आयोग को बनाया ही क्यों था? तो अब एक तरफ हमारे दक्षिण के राज्यों के हिस्सों में, उन इलाकों में जहां लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल मूवमेंट चल रहा था, अगर उनकी बात मान लें तो फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ेगा, और अगर धर कमीशन की बात माने तो फिर भाषा के आधार पर राज्य बन नहीं सकता। सरकार के सामने एक नई समस्या आई। इस पर विचार करने के लिए उस समय कांग्रेस ने अपनी एक बड़ी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसको कहते हैं JVP कमेटी। जे यानी जवाहरलाल नेहरू, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, एंड पी यानी पट्टाभी सीतारमण। ये उस समय कांग्रेस के शीर्षस्थ सबसे बड़े नेताओं में, और JVP कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि JVP कमेटी किसी नतीजे पर पहुंच पाती, जो हमारा आज का आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का है इलाका है, तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, ये पहले उस समय मद्रास प्रोविंस में आता था। मद्रास प्रोविंस का हिस्सा था, और मद्रास प्रोविंस यानी मद्रास प्रांत के इस हिस्से में जहां तेलुगु भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे, उन्होंने ये मांग की थी कि हमारा तेलुगु भाषा के आधार पर अलग से राज्य बनाया जाए। और उन्हीं तेलुगु भाषी लोगों में एक बड़े महान तेलुगु कार्यकर्ता थे, तेलुगु एक्टिविस्ट थे, पोट्टू श्रीरामुलु। श्री पोट्टू श्रीरामुलु जी ने इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया और आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर, फास्ट टू डेथ, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। और लंबी भूख हड़ताल के बाद आखिरकार उनका दुखद निधन हो गया। उनके देहावसान का समाचार, उनकी मृत्यु की सूचना, उनकी मौत की खबर जब तेलुगु भाषी के लोगों के इलाकों में पहुंची तो लोग गुस्से से आक्रोशित हो उठे, और उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। चारों तरफ तेलुगु भाषी इलाकों में ऐसी अराजकता और हिंसा की स्थिति फैल गई कि उस समय मद्रास प्रोविंस के प्रीमियर, जो आज चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं, तब प्रीमियर कहलाते थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को टेलीग्राम भेजा कि हालात बेकाबू हो चुके हैं, हमारे हाथ से बाहर जा चुके हैं, नियंत्रण से परिस्थितियां बिल्कुल हाथ से छूटती जा रही है, और अगर यहां पुलिस एक्शन किया गया बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। उस समय के शुद्ध भावनाओं को शांत करने के लिए, इन ऑर्डर टू पैसिफाई द एजिटेटेड सेंटर, प्रधानमंत्री नेहरू विशेष विमान से वहां पहुंचे। लेकिन तेलुगु भाषी कार्यकर्ताओं ने पोट्टू श्रीरामुलु का शव रख करके ये घोषणा कर दी कि हम उनका अंतिम संस्कार होने ही नहीं देंगे जब तक कि हमारी तेलुगु मातृभाषा के आधार पर हमारे नए राज्य का गठन नहीं। और इस तरीके से श्री पोट्टू श्रीरामुलु की लाश को लेकर आंदोलनकारियों ने जब ये रुख अपना लिया कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे, सरकार मजबूर हो गई, विवश हो गई, और आखिरकार लोकतंत्र में जनशक्ति के आगे राजशक्ति को झुकना पड़ता है, बल्कि लोकतंत्र में जनशक्ति ही राजशक्ति हो। और तब प्रधानमंत्री नेहरू को उस जगह पर वहां जाना पड़ा और उनको वहीं घोषणा करनी पड़ी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री अभी इसी वक्त इस बात की घोषणा करता हूं कि तेलुगु भाषा के आधार पर आपका एक नया राज्य बनाया जाएगा। और इस तरीके से 1953 में स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला भाषाई प्रांत, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया, आंध्र प्रदेश कहते हैं। इससे पहले 1936 में, आजादी के पहले, भाषा के आधार पर अंग्रेजों ने
ओडिशा, जिसको पहले उड़ीसा कहा जाता था, वो राज्य बना दिया। लेकिन आजादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना, जी हां, वही आंध्र प्रदेश, जो 1953 में पोट्टू श्रीरामुलु के उस महान आंदोलन के बाद, तेलुगु भाषी कार्यकर्ताओं के उस महान आंदोलन के बाद बना, और 2014 में फिर वही आंध्र प्रदेश फिर से बटा। और इस बार तेलुगु भाषी राज्य होने के बावजूद, तेलुगु भाषा बोलने के बावजूद, आंध्र प्रदेश से अलग तेलुगु भाषा बोलते हुए भी उसका एक अलग हिस्सा बना, जिसे हमने जून 2014 में देखा तेलंगाना के रूप में। अब जब के आंध्र प्रदेश भाषाई प्रांत आंदोलन के रूप में उभर कर नया राज्य बन चुका था, तो दूसरी जगहों पर अब भाषाई आंदोलन और भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने लगा। अब और समस्या बढ़ गई कि अगर आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनाया जा सकता है, तो फिर अन्य भाषाई राज्य क्यों नहीं बनाए जा सकते? समस्या और विषम, जटिल और विकराल होती चली। और तब भारत सरकार ने एक भाषाई प्रांत आयोग की जगह पर राज्य पुनर्गठन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम फजल अली कमीशन भी कहते हैं। यह फजल अली कमीशन 1955 में बना, 1955 सितंबर 1955, और 1955 में बने इस कमीशन में जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, जस्टिस फजल अली, और इनके दो अन्य साथी, सहयोगी मित्र। इसमें जो सदस्य बनाए गए वो थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस तरीके से जस्टिस फजल अली, श्री के.एम. पणिक्कर और श्री हृदयनाथ कुंजरू, इन तीनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार करना शुरू किया। उनके सामने ये जिम्मेदारी, ये दायित्व उन्हें दिया गया था कि भारत ने नए राज्यों का गठन कैसे किया। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में जो सबसे बड़ी, विशाल विपत्ति, चुनौती, समस्या सामने आई, वो यही कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हो, भारत का राजनीतिक एकीकरण कैसे, और उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में, 1956 में सब, और इस 1956 की इस रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें थी, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी, ने कहा कि नए राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हो सकता है, लेकिन भाषा एक आधार हो सकती है, एकमात्र आधार नहीं। न्यू स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट लैंग्वेज कैन ओनली बी वन बेसिस, नॉट द ओनली बेसिस। बल्कि साथ में यह भी देखना होगा कि सोशल कल्चरल होमोजेनिटी, सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता, यह भी देखना होगा, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, यानी कि आर्थिक और प्रशासनिक संवहनीयता, और यह भी देखना होगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर भी कोई आंच ना। और इस तरीके से आखिरकार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हमारे देश की संसद ने एक कानून पारित किया, जिसको हम 7वां संविधान संशोधन 1956 कहते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी एक्ट भी कहा जाता है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो ये कानून बना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे भारत में कई बड़े बदलाव हुए और पूरा भारत राजनीतिक एकीकरण के सूत्र में बंध गया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ। ये हमारे संविधान की बड़ी और पहली सफलताओं में से एक है, जिसमें के पहला काम यह किया गया कि A, B, C, D कैटेगरी के स्टेट्स को समाप्त कर दिया। दूसरा काम यह किया गया कि ब्रिटिश इंडिया
प्रिंसली इंडिया और ट्राइबल इंडिया, इन सब के इलाकों को मिलाकर एक कर दिया गया। और तीसरा काम ये किया गया कि पूरे भारत का उस समय जो भौगोलिक क्षेत्रफल था, ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी, उसको 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में पिरो दिया गया। और इस तरह से संविधान लागू होने के बाद जो हमारा पहला संविधान संशोधन था, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके द्वारा जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नए अनुच्छेद, 2 न्यू आर्टिकल्स, आर्टिकल 31A और 31B, 31A और 31B जोड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान लागू होने के बाद नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। अभी तक जब संविधान लागू हुआ था, हमारे देश में केवल 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स थे। और 51st में हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर हमारे संविधान का पहला संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उस संशोधन से जमींदारी एबॉलिशन, लैंड रिफॉर्म्स, आर्टिकल 31A, 31B, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, ये जोड़ी गई। और हमारे 2 बड़े महत्वपूर्ण उस दौर में ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 में हुए। इन 2 फैसलों ने हमारे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, उसमें कुछ नए प्रतिबंध जोड़ दिए गए और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ अंकुश लगाए। Certain limitations were imposed, restrictions were imposed on our fundamental right to freedom of speech and expression. ये हमारे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का काम 1951 में हुआ। और उसके द्वारा पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तथा अपराध के लिए दुष्प्रेरण, ये 3 नए आधार और जोड़ दिए गए अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 19 उपधारा 2। ये क्यों हुआ और क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्राथमिक और बुनियादी अधिकार है। डेमोक्रेसी मीन्स डिसेंट, डिस्कशन, डायलॉग। लोकतंत्र में आप लोगों को यह अधिकार देते हैं कि वो अपनी बात कह सकें। जरूरत है कि हमें अपने संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें अनुच्छेद 19 में जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, 6 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हमें दी, वो हालांकि असीमित नहीं है, निर्बाध नहीं है, अबाध नहीं है, परम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट। उन पर कुछ युक्त प्रतिबंध है, विधियोचित प्रतिबंध है। देयर आर सर्टेन रीजनेबल एंड जस्टिसिएबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट।
जिनको आर्टिकल 19(1) में हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए, 19(2) में, अनुच्छेद 19(2) में, उन पर क्या सीमाएं हैं, क्या प्रतिबंध हैं, क्या अंकुश हो सकते हैं, ये भी संविधान में ही दे दिया गया, लिख दिया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति ना हो, कोई अस्पष्टता ना हो, so as to avoid any duality, non clarity। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सीमित करने के लिए कुछ नए प्रावधान अलग से फिर क्यों जोड़ने पड़े, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जो हमारे देश में समूचा भौगोलिक क्षेत्रफल था उसको मिलाकर के 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। The entire geographical territory of India was reorganized into 40 states and 6 union territories। और ये सारा परिवर्तन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया। उसके बाद से अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते रहें हमारा YouTube चैनल पर। ये प्रोग्राम भारतीय संविधान के 75 इयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे इसी चर्चा पर पुनः बातचीत करने के लिए मिलेंगे अगले श्रृंखला में, अगले सीरीज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।